नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी पर। तो भाइयों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जनवरी से अप्रैल 2023 तक की करंट अफेयर्स। इसको हम लाइव में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि लाइव में क्या होता है, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी टाइम बहुत खराब होता है। तो इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पेश दे रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक भी चीज, या इसमें याद रखना, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप मिस कर सके, इग्नोर कर सके। हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक को भी छोड़ना नहीं है भाई, जो भी हम लिखवा रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये पहला सवाल जो है ये है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया। इसको अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष की जगह ये भी हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज भी होते हैं, और याद रखना है बाजरा मक्का जो मोटे अनाज है इनको क्या कहा जा रहा है, श्री अन्न कहा गया है। अब क्या बोल रहे हैं, इनको श्री अन्न कहा जा रहा है। ठीक है, वो पहले भी बता चुके हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। भारत अध्यक्ष चुने गए हैं 62वें सत्र के लिए। किसका? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष भारत है 62वें सेशन के लिए। इंपोर्टेंट है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कह सके कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये पूछी नहीं जा सकती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना में स्थापित हुई है। भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना में स्थापित हुई है। ठीक है, और एक याद रखना कि अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। ICF चेन्नई जो है वो भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है, लेकिन वो सरकारी है। ये भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री, सॉरी मैंने ही गलती कर दी लिखने में, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री। तो यहां पर एक चीज और दे देना, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट या निजी, मैंने यहां प्रिंट में गलती हुई है, निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना में स्थापित हुई है। और अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है, चेन्नई है, ये ध्यान रखना है। सरकारी में देखेंगे तो चेन्नई, ओवरऑल में देखेंगे चेन्नई, और प्राइवेट में क्या है, मेधा सर्वो ड्राइव्स। कहां पर? तेलंगाना में। एक बात और बताना चाहेंगे, जो चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, उसकी बात करें तो कुछ समय पहले उसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा या कोच निर्माण का रिकॉर्ड बनाया था। तो विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का भी उस पर टाइटल रहा, वो चेंज होते रहते हैं भाई, इस साल इसका, इस साल इसका। तो हमारे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पर विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री होने का भी टाइटल रह चुका है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की है। तो चुनाव आयोग ने ऐसे व्यक्ति जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए एक शुरुआत की है कि वोट फ्रॉम होम, यानी कि अब उनको जरूरी नहीं कि वोटिंग स्थल पर जाएं, तो उनके लिए चुनाव आयोग की टीम उनके घर जाएगी और उनका वोट वहीं पर कास्ट होगा, वहीं पर वोट डलवा दिया जाएगा उनके घर पर ही। और ये शुरुआत कहां से हुई है? कर्नाटक में हो गई है। ये जो इनिशिएटिव है या ये जो पहल है, ये कर्नाटक में हुई है। हालांकि इसको ट्रायल बेस पर हिमाचल में भी किया गया था। और भारत के जो पहले वोटर थे, श्याम शरण नेगी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वोटर जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, श्याम शरण नेगी जी जो थे, तो इन्होंने भी एक बार ये अपने घर से वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के थे, तो हिमाचल प्रदेश में भी इसको ट्रायल के रूप में अप्लाई किया गया था। लेकिन अगर पूछे चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम पहल कहां शुरू की है, तो कर्नाटक बताएंगे, लेकिन ट्रायल बेस पर हिमाचल में भी हुआ था। श्याम शरण नेगी जी को भी इसमें वोट डालने का ये मतलब मौका मिल गया था। हालांकि अब इनका निधन हो चुका है। भारत के पहले वोटर थे श्याम शरण नेगी जी। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ वर्ष 2023 के प्रारंभ में जमीन धंसने के कारण चर्चा में रहा। जोशीमठ चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जोशीमठ, जहां जमीन धंसने के कारण चर्चा में रहा था। बहुत सारी न्यूज आई थी कि भाई वहां पर जो मकान है उनमें दरारें आ गई हैं, बहुत सारे खतरनाक है, लोगों से घरों को खाली करा दिया गया। कहां की बात है? जोशीमठ। तो जोशीमठ किस लिए चर्चा में रहा? जमीन धंसने के कारण। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर बनी है। तो दिल्ली की नई मेयर कौन है? आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय है भाई। ठीक है, बस आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं सभी से रिकमेंड करता हूं लिखने के लिए। इसके बाद ये कह रहे हैं विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा।
उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसने विंटेज व्हीकल्स के लिए अलग पंजीकरण किया है। आपको ये कार दिखाई दे रही होगी, तो ये विंटेज व्हीकल की श्रेणी में, ऐसी जो पुरानी कारें होती हैं जैसे, तो 1930 के आसपास का, 1920-30 के आसपास की जो कारें हैं उन्हें विंटेज कहा जाता है। ठीक, अब इनके लिए अलग राज्य, मतलब किसने शुरू की है अलग पंजीकरण की व्यवस्था? उड़ीसा ने की है। होता क्या है, सपोज कीजिए किसी पर ऐसी कार है, तो ये तो भैया एंटीक हो गई, जो एंटीक चीजें हैं, विंटेज कार है, उसको तो संभाल कर बहुत रखना होता है, और गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आप इसको सड़क पर नहीं उतार सकते। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था करने वाला पहला राज्य बन गया उड़ीसा, कि भैया अब आप इसकी व्यवस्था कीजिए, आपके पास पुरानी चीज है उसको संभाल कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं और अब आपको क्या करना है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कि भैया डेली के डेली ही चला रहे हो, कि ओकेशनली आप इसको रोड पर उतार सकते हैं, रोड पर ला सकते हैं, अगर कोई रैली हो रही है, कहीं प्रदर्शनी हो रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उड़ीसा बन गया भैया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फरवरी 2023 बृहस्पति ग्रह के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति हो गया है फरवरी में। ठीक है, मई 2023 में एक बार फिर शनि ग्रह, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, शनि ग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह घोषित किया गया। तो देखिए फरवरी में बृहस्पति, फिर मई में फिर दोबारा से शनि, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में कौन है? शनि है। कुछ समय के लिए फरवरी से मई तक के बीच के लिए कौन आ गया था? बृहस्पति आ गया था। वर्तमान में कौन है? शनि है। ये विशेष ध्यान रखने की चीज होती है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। हॉकी का वर्ल्ड कप भाई, पुरुषों की हॉकी का विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। विजेता है जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। जर्मनी ने तीसरी बार हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीती है। तो अब तक जर्मनी कितनी बार जीत चुका? 3 बार जीत चुका है। हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड वर्सेस चिली 14-0। विश्व कप की बात चल रही है, वैसे ही बात नहीं चल रही। विश्व कप की बात करें तो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा हो और इतनी बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना है नीदरलैंड वर्सेस चिली के लिए 14-0। वैसे तो इससे बड़ी बड़ी जीत इंडिया भी दर्ज कर चुका है। ठीक है, अभी एशियाई खेल चल रहे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कल की ही बात है कि कल इंडिया ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया, 10-2 से पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान, घरेलू क्रिकेट का टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए। एक ओवर में 7 छक्के। और अभी मैं फिर दोबारा कहूंगा, एशियाई खेलों में इन्हीं की अगुवाई में टीम पहुंची हुई है भारत की महिला टीम। एशियाई खेलों में, एशियाई खेल हांगझाऊ चीन में चल रहे हैं, उनमें महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है और ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में ये हमारी दूसरी पुरुष वाली टीम भी पहुंची हुई है। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए। अब बात करें एक ओवर में 7 छक्के कैसे भाई? तो भैया इन्होंने एक ओवर में तो 6 बॉल होती है, 7 छक्के कैसे? लगातार 7 छक्के की बात नहीं चल रही, तो 9 बॉल मिली थी इनको एक्स्ट्रा, तो 9 बॉल पर भी छक्के लगा दिया। ठीक है, अभी चलिए ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इन खेलों का शुभंकर पेरी था। 2022 में हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में, इन खेलों का शुभंकर पेरी था। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया, भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान रहा चौथा, महत्वपूर्ण चीज है। 61 टोटल पदक थे भारत के। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, और कहां पर हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 ऑस्ट्रेलिया में होने थे, उनके लिए मना कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने कि भैया मेरे बस का नहीं है इनका खर्चा झेलना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन गुजरात के भुज में स्थापित किया गया। तो गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन स्थापित हुआ। वेरी इंपोर्टेंट भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में गुजरात में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के टूटने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। मच्छू नदी पर केबल ब्रिज बना हुआ था और उस पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, वो टूट गया था, जिससे लगभग 250-300 लोगों की मृत्यु हुई। तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई कहां पर? अक्टूबर 2022 में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज को टूटने से।
ठीक है, देखिए थोड़ी स्पीड ज्यादा इसलिए रख रहे हैं कि एक तो वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए, दूसरा ये सारी चीजें आप मंथली में पढ़ चुके हो, जो हम मंथली आपको बताया है मैं उसको पढ़ चुके हो, जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो उन पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना बस, ठीक है, रिवाइज भी हो जाए और एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाए, इसीलिए किया जाता है। हाँ जी, दिसंबर 2022 में ब्राजील के फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। ये पेले जी हैं, फुटबॉल के लीजेंड पेले, जिन्हें ब्लैक पर्ल कहते थे। पेले को क्या बोलते थे? ब्लैक पर्ल कहते थे, यानी काला मोती। इनका वास्तविक नाम एडिसन अरांटिस डो नैसिमेंटो था। हल्का सा याद रखिए बस कि इनका वास्तविक नाम एडिसन अरांटिस डो नैसिमेंटो था। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा रट्टा लगाकर बैठिए, ऑप्शन में आप कर पाए, इतना याद रखना कि अगर ये नाम है, ये जो नाम है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं किस महान शख्सियत का नाम था ये ओरिजिनल, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको पेले का नाम याद रखना, हल्का सा याद रहेगा वो काफी होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद देखते हैं हाँ जी, 5 सितंबर 2022 को स्कूलों का विकास कर मॉडल स्कूल बनाने से संबंधित पीएम श्री योजना घोषित की गई। पीएम श्री योजना स्कूलों का विकास कर मॉडल स्कूल बनाने से संबंधित है, पीएम श्री योजना, ठीक है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पंजाब में, तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी स्कूलों के सुधार के लिए काम चला। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहां चला? पंजाब में। पीएम श्री योजना मॉडल स्कूल बनाने से संबंधित, ये भी स्कूल से संबंधित है। दिसंबर 2022 में कोहिमा नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। लिख लीजिए भाई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया क्या भाई? हॉर्नबिल महोत्सव। दिसंबर 2022 में कोहिमा नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। तो यूरो जो है किसकी मुद्रा? यूरोपीय संघ की है, यूरोप की नहीं है। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ की है। और 20वां देश बना है क्रोएशिया, जिसने यूरो को अपनाया है। तो कितने देशों में यूरो को आधिकारिक मुद्रा का दर्जा प्राप्त है? 20 देश। और 20वां देश कौन सा? क्रोएशिया, ठीक है। और यूरो कहां की मुद्रा है? यूरो यूरोप की मुद्रा नहीं है, यह भी पूछा जाता है। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है भाई, ठीक है। इसके बाद अब यहां से समझिए, हाल ही में फिनलैंड देश नाटो का 31वां सदस्य बना, ठीक है। संगठन बना, संगठन को हटा दिए। हाल ही में फिनलैंड देश नाटो संगठन का 31वां सदस्य बना है। और नाटो भी चर्चा में रहा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कैसा संगठन है? सैनिक संगठन है। ओके, ब्रुसेल्स वाला वो उस पर टाइम नहीं दे रहा। हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला पहला देश जर्मनी तथा दूसरा देश चीन। हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा भाई? जर्मनी, दूसरा देश चीन। और भारत भी कह रहा है कि हम भी बहुत जल्दी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाले हैं, ठीक। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन, यानी कि इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू कौन से देश? इजराइल। लूला डिसिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए। ब्राजील और इजराइल, ठीक है। लूला डिसिल्वा ब्राजील, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम, प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस भी कहा जाता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस कहते थे। वहां पर जो था एक सिस्टम था कि ये जो पटवारी वगैरह होते हैं, इन्हीं को पुलिस के कुछ अधिकार दिए गए थे। अब उसको समाप्त कर दिया गया कि भाई पुलिस अलग रहेगी, पटवारी वगैरह अलग रहेंगे, इनके पुलिस के अधिकार खत्म किए गए। तो जो पटवारी वगैरह को जो अधिकार थे, इसीलिए इन्हें राजस्व पुलिस कहते थे, विशेष ध्यान रखना। और राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस भी कहा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम 2025 तक राज्य को नशा मुक्त घोषित कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य का लक्ष्य 2025 तक रखा है। हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं कि हम 2000 आप नशा मुक्त करेंगे, हम हरित राज्य घोषित कर देंगे। देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया।
ये तो रखा, लेकिन उसके बाद की बात है भाई। अब तो आपको भी मालूम है कि हिमाचल में कितनी दिक्कत हुई बारिश की वजह से, आपको सभी को पता है। ठीक है, लक्ष्य लेकिन 2025 तक है, ये जरूर ध्यान रखना। दोनों ने पड़ोसी राज्य हैं दोनों। जनवरी 2023 में 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 145 देशों की रैंकिंग तैयार की, भारत का स्थान चौथा। और ये चौथे स्थान का मतलब हमारी सैनिक क्षमता कितनी है, हम कितने शक्तिशाली है सेना के मामले में, सेना के हथियारों के मामले में, उस हिसाब से भारत का चौथा स्थान है। आईआईटी मद्रास का छात्र संचालित त्योहार सारंग, यह आमतौर पर हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में एक त्योहार मनाया जाता है आईआईटी मद्रास में, जिसका नाम है सारंग। और ये सारंग त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा संचालित होता है। छात्रों द्वारा संचालित होता है सारंग त्योहार। ठीक है, तो सारंग त्योहार किसका है? आईआईटी मद्रास का है, छात्रों द्वारा होता है, हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ज्यादा है तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आप तक हर सवाल पहुंच जाए। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एसी चरनिया को नासा ने मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया है। ओके, यह रोबोटिक्स तथा अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ है। नासा ने चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया है किसको? एसी चरनिया को, भारतीय मूल के हैं। अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुना गया है। एसी चरनिया नासा, अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुना गया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। ये भी भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है भाई। इन्होंने हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कहां पर? हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में। भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो ये जो ना, इन चीजों को आप इकट्ठा कर लेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कौन किस पोस्ट पर पहुंचा है। तो भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ये सिख न्यायाधीश, एक नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, और यहां पर क्या हो गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। तो ये आपको मालूम अलग अलग होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों का इसका अंतर समझिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये बाल विज्ञान कांग्रेस, ये विज्ञान कांग्रेस, 2023 का आयोजन नागपुर में हुआ। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर में हुआ। ये महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाई आपको इसको भी याद रखना है। ठीक, अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुई या भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिए, सॉरी, हाँ जी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के 17वें संस्करण का आयोजन इंदौर में हुआ। 17वां एडिशन था, इंदौर में हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है ये क्या है? महात्मा गांधी के लौटने की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसी दौरान प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होता है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तथा सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। ये महत्वपूर्ण है भाई, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। पूछा जा सकता किस देश से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं महत्वपूर्ण है तो थोड़ा ध्यान देना है। पहली बार ये जो आयोजन हुआ था ये 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस बार कौन है? इस बार मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान तथा सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम की बात करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है सूरीनाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के शहर नाडी में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के शहर नाडी में हुआ। इसका उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इसका उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। आप बताएंगे कि, कमेंट करके बताएंगे बाद में, कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ।
कब और कहां हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? ये कमेंट में करके बताएंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के शहर नाडी में हुआ। उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन की थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से। तो यानी कि इसकी थीम थी कि हमें पारंपरिक ज्ञान को भी सहेजना है और हमें आज के आधुनिक युग की कृत्रिम बुद्धि यानी कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जाना है। इसकी ये थीम थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले लेवल पर चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा खादी उत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। खादी उत्सव मुंबई में, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र का राज्य गीत, मुंबई महाराष्ट्र की बात चल रही है, जय जय महाराष्ट्र माझा घोषित किया गया। राज्य गीत बना है फरवरी 2023 में, जय जय महाराष्ट्र माझा घोषित किया गया। इस गाने की कुल गायन अवधि 1 मिनट 41 सेकंड है। 1 मिनट 41 सेकंड यानी 101 सेकंड का गाना बनाया गया है, गीत बनाया गया है, जो महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया है, जय जय महाराष्ट्र माझा, 101 सेकंड का। ठीक है, और मुंबई में खादी उत्सव का आयोजन भी हुआ इस साल ही, याद रखिए, फरवरी 2023 में। इसके बाद चलते हैं, वो खादी उत्सव था 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ। खादी उत्सव मुंबई, मसाला कांग्रेस मुंबई। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन उड़ीसा के कटक में हुआ। चावल उड़ीसा, मसाला मुंबई। मसाला कहां? मुंबई। खादी कहां? मुंबई। खादी मुंबई, मुंबई मसाला मुंबई, और चावल कहां? कटक उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं भाई, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। थीम विकसित युवा विकसित भारत, इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद से संबंधित। ठीक है, भारत पर्व 2023 का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2023 को लाल किले पर किया गया। भारत पर्व 2023 का आयोजन कहां हुआ? लाल किले पर हुआ, 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत पर्व कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। उद्देश्य एक पर्व, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और विकसित युवा विकसित भारत किसका भैया? युवा महोत्सव का, हुबली धारवाड़ में हुआ। ठीक, ओके भाई। ठीक, देखिए मैं ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारा मुझे कवर करके चलना है, इसीलिए बस इतना ही बताकर चल रहे जितने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। पोलो प्रतिमा कहां पर? मणिपुर, 120 फीट ऊंची। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अप्रैल 2023 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कहां पर है? हैदराबाद में। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा कहां? मणिपुर में। मणिपुर में पोलो प्रतिमा। और आपको भी पता है कि मणिपुर से ही कहा जाता है कि पोलो की खेल की शुरुआत भारत के मणिपुर शहर से हुई। पोलो खेल की शुरुआत भारत के मणिपुर शहर से हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, ऐसा हमारे इतिहास में दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, अभी ये आयोजन वगैरह था, अब देखते हैं थोड़ा सा खेलों में आगे। भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराया। यह एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत का विश्व रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया है कि वनडे इंटरनेशनल में 317 रन से जीत का। भारत के नाम किसने? भारत ने किसको हराया? श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम में मैच में। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए। दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन? शुभमन गिल। यह दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 8वें, भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। यानी कि वर्ल्ड में 8 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, इस समय तक दोहरा शतक लगाया वनडे में। टेस्ट की बात नहीं चल रही, वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले 8 बल्लेबाज पूरे वर्ल्ड के, जिनमें से 5 भारत के। और वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले व्यक्ति भी भारतीय थे, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी लगाई। ठीक है, ओके भाई, ये एक दिवसीय वनडे क्रिकेट की बात थी। तो सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम, सबसे बड़ी जीत का, ज्यादा का मतलब सबसे बड़ी जीत। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना, ऐसा जिला जिसके सभी लोगों ने संविधान पढ़ रखा है।
जिन्हें संविधान की समझ है। ऐसा पहला जिला बना कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर केरल का है ये। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य भी केरल बना। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल, संविधान साक्षर राज्य कोल्लम, केरल। ठीक, सिंपल सिंपल लिखिए। वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार अस्का थाना, गंजम जिला, उड़ीसा। तो पूछा जा सकता है अस्का थाना कहां पर है? उड़ीसा में है, गंजम जिले में है। वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार मिला। हाल ही में 100% विद्युतीकरण वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जो में 100% विद्युतीकरण है, हर घर में बिजली है, जिसके ऐसा राज्य पहला बना है हरियाणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं सियाचिन में ड्यूटी करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सामरिक स्थल, सबसे ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल है। सामरिक यानी कि जो युद्ध से संबंधित होता है, तो सबसे ऊंचा विश्व का सामरिक स्थल कौन सा? सियाचिन। और इसमें ड्यूटी करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। अंजलि शर्मा ने लुआंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। लुआंचारी जो होता है, इनका एक पहनावा होता है, ठीक है, जो पहनावा होता पहाड़ी लोगों का, जो स्त्रियां पहनती हैं, उसको ही पहनकर ये कहां चढ़ गई? किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर। ठीक है। तो जैसे मतलब अलग अलग जगह होता है कि कहीं कोई साड़ी पहन रहा है, कहीं मान लिया अभी जैसे पुरुष है, कहीं धोती पहन रहे हैं, कहीं कुर्ता पाजामा पहन रहे हैं, तो ऐसा ही इनका एक पहनावा होता है। लुआंचारी अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में को फतेह किया है इसी को पहनकर। ठीक है। किसने? शर्मा जी ने, अंजलि शर्मा। इसके बाद तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 शुरू किया गया। ठीक है। चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 शुरू किया गया। इस मिशन के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों द्वारा बनाए गए 150 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। मतलब जो बच्चे बना रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, उनके सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं भाई। कितना, देखिए कितना जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को कि वो सैटेलाइट बना रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, लॉन्च किया जा रहा है। कितने उत्साहित होंगे बच्चे और कितना सीखेंगे और कितना देश का नाम आगे रोशन करेंगे ऐसे बच्चे जो जो इस सरकारी स्कूल के छात्र हैं और सैटेलाइट बनाने में सफल हो रहे हैं भाई। ठीक है। तो समझ में आ गया भाई। यह मिशन मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा सहयोग किया गया। इसको सहयोग करने वाले का नाम है मार्टिन फाउंडेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का विकास करने की घोषणा की है। मोंगला बंदरगाह भारत और बांग्लादेश मिलकर विकसित कर रहे हैं मोंगला बंदरगाह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए भाई, आप भी समझ रहे हैं कि जब आप देखेंगे वीडियो की लेंथ, इतनी स्पीड के बाद भी बहुत ज्यादा लेंथ होने वाली है वीडियो की, इसलिए ज्यादा मैं डिटेल में बता ही नहीं रहा हूं। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है? यह लगातार चौथी बार है जब एनएससी इस स्थिति पर कायम है। इसका दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब एक दिन में 470 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बन गया है? एनएससी बन गया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं। अगर पूछे कि भारत में पहला शेयर, जो पहली कौन कंपनी का शेयर जो 1 लाख के स्तर को छूने वाला? एमआरएफ कंपनी का शेयर पहली बार ऐसा बना है जिसने 1 लाख का स्तर छुआ है। 1 लाख से ज्यादा का शेयर बन गया एमआरएफ कंपनी का। मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ टायर बनाने वाली कंपनी। देश में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अब मान लिया कोई ऐसा है, कोई डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान नहीं हो पा रही, उसके परिवार वाले नहीं मिल पा रहे, तो उसके डीएनए का डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कभी भविष्य में उसकी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय स्थापित किया गया।
ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं, और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई ऐसा संग्रहालय बनाया गया। यह इस प्रकार का विश्व का पहला संग्रहालय, इस प्रकार का पहला म्यूजियम तिरुवनंतपुरम ताड़ के पत्तों का संग्रहालय। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। अंधता नियंत्रण यानी कि जो ब्लाइंडनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। 2025 तक केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय कह रहा है कि पूरे देश को डॉपलर रडार से मतलब कवर कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत में डॉपलर रडार की संख्या 37 है, जो 2025 तक 62 कर दी जाएगी। जब 62 हो जाएगी तो पूरा देश मौसम रडार से कवर हो जाएगा, और जिससे कि हम मौसम के बारे में और ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे, ऐसा केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या कहती है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होने वाली नदी क्रूज सेवा गंगा विलास। गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होने वाली नदी क्रूज सेवा है गंगा विलास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। और जम्मू कश्मीर में क्या मिला है, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले, ओडिशा में सोने की खान मिली है नहीं। और गंगा विलास वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होने वाली क्रूज सर्विस है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है मेरी नजर में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे सवाल आपके दिमाग में जरूर फीड होने चाहिए। यूक्रेन देश के शहर ओडेशा को यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। ओडेशा शहर कहां पर है, यूक्रेन में है। यूनेस्को ने लुप्त प्राय धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है, और इसके होने से ये धरोहर विश्व की मानी जाएगी, यूनेस्को की मानी जाएगी। ये ओडिशा मतलब यूक्रेन की नहीं है। तो अब जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रूस को इस पर हमला करने से पहले सोचना पड़ेगा कि भैया कि ये विश्व की धरोहर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा शहर यूक्रेन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यह काला सागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ब्लैक सी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है ओडिशा शहर। यूक्रेन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी रहे। ठीक, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। ये कि देखिए मिस्र से संबंध सुधारने की बात आई तो क्या होता है कि मिस्र के राष्ट्रपति हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट बनते हैं, और उनकी सेना और भारत की सेना साइक्लोन फर्स्ट चक्रवात फर्स्ट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है राजस्थान में। ठीक जी, आगे देखते हैं। ये कई सारे टेस्ट में आ चुके हैं इसके बाद, ये तो इसलिए महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ये ऐसे को मिस नहीं करना चाहिए किसी को भी। जैविक खेती का विस्तार करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इस मामले में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का। जैविक खेती का विस्तार करने के मामले में भारत का नंबर तीसरा, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। अनाहत सिंह ने बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब जीता। वेरी इंपोर्टेंट, अनाहत सिंह ने बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब जीता। स्क्वैश में किया है, और स्क्वैश में जो है भारत की जो एशियाई खेल चल रहे हैं इसमें भी भारत की तरफ से स्क्वैश टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित होगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित होगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, कृष्ण प्रकाश बने हैं। ठीक है, तो तैराक हैं, शौकिया तैराक जो बोलते हैं, और कहां से, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं याया तसो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है याया तसो झील को। यह झील पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपोर्टेंट भाई, याया तसो झील कहां पर, लद्दाख में। कहां पर, लद्दाख में है। वेरी इंपोर्टेंट। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई। अभी पहले बताया था जम्मू कश्मीर में लिथियम, उड़ीसा में सोने का भंडार खोजा गया। ठीक जी, आगे देखते हैं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर प्रदान किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर प्रदान किया गया। भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता। हालांकि हमने अवार्ड वाला जो है एक अलग भी बना दिया है, लेकिन यहां पर भी हमने कुछ को शामिल किया है, ठीक है, कुछ को, ज्यादा नहीं। भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद बजट 2023-24 के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बजट 2023-24, नया इनकम टैक्स चुनने वालों को छूट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी। देखिए, इनकम टैक्स की दो चीजें चल रही थी, तो इसमें छूट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी, पहली चीज। बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को 5.93 लाख करोड़ रुपए दिए गए। रक्षा मंत्रालय को लगभग 6 लाख करोड़, 5.93 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय का बजट है, याद रखिए। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 5.9%, कि भैया देखिए यहां 5.93 लाख करोड़ है, यहां पर 5.9%। जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 5.9% रखने का हमने लक्ष्य रखा है। शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो रक्षा के लिए 5.93 और शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1,13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। नोट कर लेना, ये देखिए बिल्कुल जो क्रीम है। वैसे तो बजट समझते हैं कि बजट के लिए ही एक वीडियो अलग से बन जाए, लेकिन मैंने 2-3 चीजें इकट्ठा कर दी आपके लिए जो महत्वपूर्ण थी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया। लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना किसने? भारतीय सेना। नासिक के देवलाली में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची आयोजित किया गया। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची नासिक के देवलाली में, ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में। दोनों ही सेना के ऑपरेशन है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाए अलग अलग जगह पर भाई, ठीक। आगे देखते हैं भाई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मेरो रूख मेरो संस्कृति नामक पहल शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरो रूख मेरो संस्कृति पहल कहां पर है? सिक्किम के मुख्यमंत्री ने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं, आपने जिसने नहीं देखा तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिसने हमारी मंथली वीडियो को नहीं देखा वो मंथली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इसको देखेंगे और उसको भी देखेंगे तो बिल्कुल आपका करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छा कब्जा बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यह एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का पहला कहां पर? मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक। आगे देखते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं रहा हूं किसी भी बारे में, क्योंकि फिर तो वीडियो 2 से 2.5 घंटे लंबी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। महिलाओं के 8वें T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वर्ल्ड कप की बात चल रही है। महिलाओं का 8वां T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका थी, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराया। महिलाओं का 8वां T20 विश्व कप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार यह टूर्नामेंट जीत चुका है। क्या भाई? 6 बार ऑस्ट्रेलिया यह टूर्नामेंट जीत चुका है, महिलाओं का T20 विश्व कप। सबसे ज्यादा बार यही भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को जीता। अब देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। ये कौन सा है? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप। इसका विजेता भारत, उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया, इसका विजेता भारत। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। अब देखिए, बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो। दोनों महिलाओं के विश्व कप है, दोनों 2020 विश्व कप है, दोनों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। लेकिन ये महिलाओं का 8वां T20 विश्व कप, 8 हुए जिनमें से 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीत चुकी है। 8 में से 6 ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को जीता है। तो अंडर 19 भारत, और वैसे T20 पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब T20 क्रिकेट वुमेन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन मार्च 2023 में हुआ। इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। जैसे आईपीएल होता है ऐसे ही महिलाओं का भी हो गया। इस संस्करण के विजेता मुंबई इंडियन टीम रही, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही। विजेता मुंबई और उपविजेता दिल्ली। थोड़ा सा पानी ले लूं मैं।
हाँ तो भाई इस संस्करण के विजेता मुंबई इंडियन टीम रही, उपविजेता दिल्ली रही भाई। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022-23 विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल। 22-23 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ उसमें विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल। फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। ठीक, प्रारंभ 1934-35 में हुआ। ये जो रणजी ट्रॉफी है पहली बार 1934-35 में स्टार्ट हुई थी। सबसे ज्यादा बार मुंबई ने 41 बार जीता रणजी ट्रॉफी। अब तक सबसे ज्यादा बार 41 बार किसने जीता? मुंबई ने। ठीक, सबसे ज्यादा रन अभी तक रणजी के इतिहास में वसीम जाफर के नाम रहे हैं। वसीम जाफर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे हैं। और सबसे ज्यादा विकेट राजेंद्र गोयल के हैं। राजेंद्र गोयल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा रन वसीम जाफर, विकेट राजेंद्र गोयल। सबसे ज्यादा किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। कब शुरू हुआ? 34-35 में। 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। ठीक है, इस बार विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल है। और जब सौराष्ट्र जीती है तो ये एक अगले टूर्नामेंट खेलेगी जिसे बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी। जो भी रणजी ट्रॉफी जीतता है वो ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की टीम से भिड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में भूकंप आया। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया फरवरी 2023 में। भारत ने तुर्की में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन संचालित किया। ऑपरेशन दोस्त मिशन मतलब नाम से सहायता मिशन लॉन्च किया तुर्की में। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नामक तूफान ने तबाही मचाई। वहां भूकंप था, यहां तूफान गैब्रियल। ऑस्ट्रेलिया में एल्सा चक्रवात। और गुजरात में बिपरजॉय, वो जो भारत में आया था गुजरात में मेन था उसका, तो बिपरजॉय गुजरात के एरिया में था। ऑस्ट्रेलिया में एल्सा था, न्यूजीलैंड में गैब्रियल। एज इट इज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो गया हूं। ओके भाई, कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम हो गया अमृत गार्डन। और जो राजपथ है उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। राजपथ, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि थे सिंगापुर के उच्च न्यायालय, मतलब सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, सक्षम और वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक, चुनाव आयोग के अनुसार देश में 1951 के बाद से मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि, लगभग 6 गुना बढ़ गए हैं। पहले 17.32 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। जब 1951 में चुनाव की बात आई तो उस समय 17.32 करोड़, यानी कि लगभग 17 करोड़ 32 लाख के आसपास मतदाता थे। और इस वर्ष यह संख्या 94.5 करोड़, लगभग 5.5 गुना हो गई है, से अधिक हो गई है। 94.5 करोड़, यानी कि अभी कुछ समय बाद भारत में वोटरों की संख्या 1 अरब होने वाली है। 94.5 करोड़ हो चुके हैं, तो वोटरों की संख्या 1 अरब होने वाली है कुछ समय बाद। तो 1951 में 17.3, वर्तमान में 94.5 करोड़ मतदाता हैं। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन अमृत पैक्स 2023 के नाम से आयोजित किया गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव नाम से मेगा नेशनल ट्राइबल्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये दिल्ली में ही है। डाक फेस्टिवल हो गया या फिर नेशनल ट्राइब फेस्टिवल हो गया, दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स हो गया दिल्ली में। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव नाम से मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ। अब पूछ सकते हैं समता कुंभ कहां शुरू हुआ? तेलंगाना में हुआ। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, कहां पर किसका आयोजन हुआ उसको देखना है। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में तुमकुरू कर्नाटक में HAL की ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया। तुमकुरू कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है ये तुमकुरू कर्नाटक में।
और भारत की अभी प्राइवेट सेक्टर की मैंने बताई थी कहां पर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कहां बनाई गई, तेलंगाना में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हेलीकॉप्टर, वहां रेल कोच। भारत की आईओसी तथा अमेरिका की लेंजा जेट इंक हरियाणा के पानीपत में हरित विमान ईंधन के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगी। मतलब एक प्लांट बनाया जाएगा जिसमें ईंधन, जो ईंधन बनाया जाएगा वो हवाई जहाज के लिए ईंधन बनाया जाएगा, और कैसा होगा, हरित ईंधन होगा। हरित विमान ईंधन के लिए फैक्ट्री कहां लगेगी, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। इसके बाद देखते हैं, बहुत अच्छे दो सवाल है ये भी। लेह तथा गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। लेह और गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। याद रखना आगे से भी, कोई भी विंटर गेम्स जो होगा ये उसी जगह पर होगा जहां बर्फ की सुविधा होगी। विंटर गेम्स कहां होंगे, जहां बर्फ की, क्योंकि इसमें खेल ही वो होते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं। जैसे विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक कहां होंगे, बर्फीले एरिया में होंगे, कभी भी गर्म एरिया में नहीं हो सकता, याद रखिए। विघ्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने। उनके भाई विकास एनआर भी ग्रैंड मास्टर हैं। ये भारत के प्रथम दो भाई हैं जो ग्रैंड मास्टर बने। 80वें, अभी वैसे 84वें बन चुके हैं, लेकिन 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, विघ्नेश एनआर, और इनके भाई थे विकास एनआर। विकास एनआर और विघ्नेश एनआर दोनों भाई हैं। दोनों, मतलब ऐसा पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि दो भाई ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, विघ्नेश एनआर और विकास एनआर। आगे देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। भारत के उत्तरी जो सीमावर्ती गांव हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गांव हैं, उनका डेवलपमेंट ज्यादा किया जाए, ऐसी सरकार ने योजना बनाई है, जिससे कि, क्योंकि उनका महत्व बहुत ज्यादा है भाई, वो सीमा पर डटे हुए हैं भाई, तो उनके लिए कौन सा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया भारत सरकार ने। इस प्रोग्राम के तहत सामरिक महत्व के सीमावर्ती इलाकों में गांव में बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की बात चल रही है यहां पर। आगे देखते हैं, वर्ष 2025 में मैड्रिड, मैड्रिड लिख लेना, मैड्रिड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, इंटरनेशनल बुक फेयर, ट्रेड फेयर नहीं सॉरी, बुक फेयर में भारत को थीम देश का दर्जा दिया जाएगा। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश कौन बनेगा, भारत। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई, जिसे विपिन बेल नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिधाम मंदिर में एक घंटी लगाई गई है, जिसे विपिन बेल नाम दिया गया। विपिन बेल कहां, नेपाल के मुक्तिधाम मंदिर में, सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में या नाम पर। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया। अच्छा सवाल है भाई, आपको भी पता चल रहा होगा कैसा सवाल है, क्लियर, बच्चों को भी दिख जाता जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, यार ये तो सवाल बहुत अच्छा आ सकता है। तो ये देखिए, ये जो तीनों के तीनों ऐसे ही है भाई। इससे पहला जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया। तो पूछा जा सकता है हिंद सिटी कहां पर है, यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई में है। और बढ़ते हैं भाई, महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑफ वुमेन 2023 कहां हुआ, दिल्ली में आयोजित हुई भाई, जिसमें भारत शीर्ष पर रहा। आयोजन भी दिल्ली में हो रहा और शीर्ष पर भी भारत है, नंबर 1 भी भारत है। भारत को 4 गोल्ड, 4 गोल्ड किस किस को मिले भारत में, मतलब 4 गोल्ड मेडल जीते। नीतू गंधास ने जीते, निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, लवलीना बोरगेहन ने 75 किलोग्राम में, और स्वीटी बुरा ने 85 किलोग्राम में। इसको एज इट इज उतार लेना भाई, अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं भाई, इसके बाद कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 14 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते। कहां हुआ, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। पहला स्थान कजाकिस्तान का ही रहा। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में भी पहला स्थान भारत, ये कजाकिस्तान में हुआ तो पहला स्थान कजाकिस्तान। एक बात और याद रखना, कोई भी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन जिस देश में होता है उसको फायदा जरूर होता है।
जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए 2010 में, 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे, तो उसमें भारत के जो पदक थे अपने आप बढ़ गए, और उसका नतीजा यह भी हुआ अब हम 2010 के बाद हम इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये जब बड़ी इवेंट होती है, किसी भी देश में आयोजित होती है, अगर हमारे देश में ओलंपिक खेल हो जाएंगे तो उसके बाद भारत में ओलंपिक पदकों की जो संख्या वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ प्रभावित होते हैं, हर चीज प्रभाव डालती है इस पर। अगर कोई सोच रहा है कि भाई हम खेलों का आयोजन करा रहे हैं तो उससे आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उसका प्रभाव थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में दिखाई देता है। तो कॉमनवेल्थ आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बाद भारत के पदकों की संख्या हर क्षेत्र में सुधर रहा, हर क्षेत्र में परफॉर्मेंस सुधर रहा भारत का। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है, ये मेंटेलिटी भी विकसित होती है, उसी तरह का चीजें बनती चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क स्थलों की को मार्च 2023 में घोषित किया है। पीएम मित्र, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, पीएम मित्र की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। टेक्सटाइल क्या होता है? वस्त्र होता है ना। ठीक है, तो कहां पर ये 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा कहां हुई है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक, 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में किस सेवा मुक्त उपग्रह को नष्ट कर दिया गया था? सेवा मुक्त उपग्रह था मेगाट्रॉपिक्स MT1। इसको नष्ट कर दिया गया क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका था, तो इसको नष्ट किया गया। कहां पर? भारत सरकार द्वारा या इसरो द्वारा प्रशांत महासागर में। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के साथ रक्षा मंत्रालय ने BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL गाजियाबाद। ठीक है, अभी ये जो है इसको बस इतना लिख ले, BEL के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखते हैं हम, अभी मैं बता रहा था 2023 मोटे अनाज का वर्ष या बाजरा वर्ष। तो ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ। श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। वृक्ष संपदा योजना कहां पर? छत्तीसगढ़। वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 एकड़ तक वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान, अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि है तो पूरा अनुदान गवर्नमेंट देगी, और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 50% वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी। तो अगर कोई, इसका मतलब ये हो गया 5 एकड़ तक की भूमि पर वृक्षारोपण करने वाली संस्था या व्यक्ति हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। आप पेड़ लगाइए, सरकार उसका खर्चा उठाएगी फुल, और 5 एकड़ से ज्यादा पर 50%। आगे देखते हैं। अब ये कुछ योजनाएं हैं, ऐसे के ऐसे ही नोट कर लीजिए। पहली है बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की योजना बेटी है अनमोल योजना। लेक लाडकी योजना महाराष्ट्र। लेक लाडकी योजना महाराष्ट्र। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा। ऐसे कैसे लिख लीजिए, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश। ये कंफ्यूज कर देते, इसलिए मैंने इकट्ठा किया आपके लिए, कंपाइल कर दिया इनको। लेक लाडकी योजना महाराष्ट्र, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा। ठीक, और चलते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। अधिवक्ता कल्याण योजना दिल्ली। अधिवक्ता यानी वकीलों के लिए योजना बनाई गई दिल्ली में। ठीक है, वकीलों के मेडिकल सुविधा वगैरह संबंधित। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। ऐसे कैसे लिख लीजिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। और एक काम और करना मेरे कहने से कि गूगल सर्च मार के इनके बारे में एक एक लाइन थोड़ा सा समझ लेना कि ये है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इनके डिटेल किसी के बारे में नहीं बता पा रहा हूं भाई, लेकिन मैंने आपको क्रीम पकड़ा दी है, ये मानकर चलो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति, तीसरी बार बने हैं चीन के राष्ट्रपति, तीसरी बार। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार बने, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल।
ब्रिक्स बैंक के प्रमुख डिल्मा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की प्रमुख बनी है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो 2023-2027 के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में की बात करें तो यह चुनाव के बाद का नतीजा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। ठीक है, ये मार्च 2023 में जो नए मुख्यमंत्री चुने गए, चुनाव के बाद की बात चल रही है। हाँ जी, मैत्री पाइपलाइन की आधारशिला किन दो देशों के बीच रखी गई? मैत्री पाइपलाइन इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। मैत्री पाइपलाइन की आधारशिला भारत और बांग्लादेश के बीच। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। अब भैया जी, अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। हाइफा बंदरगाह कहां है? इंग्लैंड में। और उसको अडानी ग्रुप ने क्या कर लिया है? अधिग्रहित कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन या वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई। अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा मनामा बहरीन में हुई। अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा मनामा बहरीन में हुई। भारतीय प्रतिनिधि से ओम बिड़ला। देखिए, अब देखिए, अंतर संसदीय संघ, संसद के मतलब जिसमें, इसमें कौन लेंगे? जितनी भी देशों की संसदों के अध्यक्ष हैं वो हिस्सा लेंगे। तो भारत की तरफ से ओम बिड़ला ही जाने थे। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहां हुई? मनामा बहरीन में हुई। इसके बाद किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म बिल लाया गया, उसमें उनकी उम्र जो थी बढ़ाने की बात चल रही थी, तो उसके विरोध में फ्रांस में विरोध हुआ है इसका, पेंशन रिफॉर्म बिल। और पेरिस शहर, फ्रांस में ही है, पेरिस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। पेरिस शहर में ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब इनसे क्या था? दुर्घटना वगैरह का खतरा ज्यादा बन रहा था, इसलिए पेरिस में इनको चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहां पर? पेरिस में। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई। इसके बाद देखते हैं, भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेली थी इस बार ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेली थी, लेकिन वो शायद उपविजेता में रही थी। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। इन्होंने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। 6 ग्रैंड स्लैम खिताब, एकल में नहीं, डबल वगैरह में या वैसे भी। भारत की महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको? भारत की महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और देखते हैं, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। लंबाई है 1507 मीटर। इससे पहले कौन था? गोरखपुर। उससे पहले कौन था? खड़गपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, खड़गपुर पश्चिम बंगाल। भारत के ही 3 और रहे हैं जो अपने काफी लंबे समय से वर्ल्ड के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भारत के नाम ही है। पहले खड़गपुर हुआ करता था, फिर गोरखपुर, और अब हो गया हुबली कर्नाटक। सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा, वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए, भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया 10 का दम। महिला दिवस पर करें खेलो इंडिया 10 का दम। ठीक। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली का हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नाम रखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉकी की महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, तो हॉकी की महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली का हॉकी स्टेडियम, भारत का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है।
रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं जी। इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसे अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है निसार, नासा एंड इसरो सार, यानी निसार। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। निसार कौन कौन विकसित कर रहे हैं? इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित हुआ है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, लॉन्च किया जाएगा अगले साल। ठीक है। डीआरडीओ ने अप्रैल 2023 में ओडिशा के तट से बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने, अप्रैल में ओडिशा के तट से। ठीक है। इसके बाद हाल ही में क्लॉड लॉरियस का निधन हुआ। वे जलवायु परिवर्तन में अपने शोध के लिए जाने जाते थे। क्लॉड लॉरियस इंपोर्टेंट है भाई, जलवायु परिवर्तन में शोध के लिए, रिसर्च के लिए जाने जाते थे। इनका निधन हुआ हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के देवस्थल में सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह 4 मीटर का टेलीस्कोप विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए बनाया गया है और यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के देवस्थल में सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, सबसे बड़ा है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, टेलीस्कोप तो इससे भी बड़े होंगे, लेकिन खासियत क्या है, कैसा सबसे बड़ा है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, यह 4 मीटर का टेलीस्कोप विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए बनाया गया है। भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। ठीक जी, मुझे लग रहा है क्लास 1 मिनट में चेक करता हूं कितना टाइम हो चुका है, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा प्रारंभ हुई। यह हिंसा मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई है। मणिपुर की जो हिंसा हुई वो मुख्य रूप से कौन कौन से? मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय मणिपुर में हुई है। ठीक है, चर्चा में रही है बहुत ज्यादा। इसकी जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। मणिपुर हिंसा की जांच अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग। देखते हैं भाई, अरे वाह, 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो चुकी है। इसकी जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह को अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत की बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के उपाध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ठीक है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह को अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, यहां पर अध्यक्ष थे वहां उपाध्यक्ष। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। यह पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो माउंट अन्नपूर्णा कहां है? माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है। पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी है जो इस चोटी को जीतने में सफल हुए। अर्जुन वाजपेयी कौन है? पर्वतारोही। ठीक जी। अप्रैल 2023 में कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल हुआ। इसका संचालन दिसंबर 2023 तक प्रारंभ हो जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, भारत में कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल हुआ। इसका संचालन दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रायल हुआ है। पानी के नीचे मेट्रो चलेगी सुरंग बनाकर। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि केरल में हुई है। इसमें क्या होगा, जो नाव वगैरह होती है उनके द्वारा मेट्रो जैसी सुविधा देंगे कि भाई एक निश्चित टाइम पर नाव आएगी आपको इस जगह से उस जगह तक पहुंचाने के लिए। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि, और अंडर वाटर मेट्रो कहां कहां पर भैया जी? कि कोलकाता में। ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोनों को आप समझिए ऐसे, एक इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। चित्र क्या कह रहा है? यह है कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यहां पर एक सुरंग सी दिख रही होगी, इसके अंदर मेट्रो चलेगी। इधर भी पानी दिखेगा, इधर भी पानी दिखेगा और मेट्रो चलेगी। और यहां पर क्या दिख रहा है? ये आपको नौका टाइप की दिख रही है, इस तरह की होगी। आप यहां से चलना है भैया, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसको एक निश्चित टाइम के, जैसे दिल्ली की मेट्रो चलती है निश्चित टाइम बाद कि भैया 10 मिनट बाद आनी है, 5 मिनट बाद आनी है, 2 मिनट बाद आनी है, ऐसे जो एक निश्चित टाइम बाद ये कहेंगे कि भाई हर 10 मिनट बाद या हर 15 मिनट बाद नाव चलेगी और वो रेगुलर चलती रहेंगी। इस तरह की आपको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ठीक, आगे देखते हैं।
मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज भारत द्वारा निर्मित किया गया। बूजी ब्रिज कहां? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। इसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, वहां पर कौन सा ब्रिज बनाया गया, कौन सा पुल बनाया गया? बूजी ब्रिज। बूजी ब्रिज। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकखाना बंगलुरु में स्थापित किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकखाना। सीधे सीधे सवाल आएंगे अगर पूछा जाएगा तो आपको यही याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकखाना बंगलुरु में। सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहर में पहला स्थान बर्लिन, दूसरा प्राग, मुंबई 19वें स्थान पर है। जहां पर पब्लिक को यात्रा करने के लिए सरकारी जो व्हीकल्स होते हैं, सरकारी जो वाहन होते हैं, उनकी अच्छी सुविधा है भाई, रेल की, बस की, ऐसी सुविधा है। ठीक है, ऐसा सबसे अच्छा परिवहन में पूरे वर्ल्ड में पहला देश है बर्लिन, दूसरे स्थान पर प्राग है और मुंबई का स्थान है 19वां। मुंबई 19वें पर है, पहला स्थान बर्लिन जर्मनी। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन निकालने में सफलता प्राप्त की है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रमा की जो धूल है उसमें से हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन है। भारत ने जो चंद्रयान छोड़ा उसने भी, चंद्रयान 3, उसने भी ऑक्सीजन का पता लगाया। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर का भी अवलोकन किया कि भैया ऊपर कितना टेम्परेचर है, सतह पर कितना, सतह के 2 इंच नीचे कितना है, ऐसे भी इन्होंने अवलोकन किया है। तो चंद्रमा की सतह की धूल से ऑक्सीजन किसने निकालने में सफलता प्राप्त की? नासा ने। ओके, आगे देखते हैं जी। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां कितनी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी? कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, बसपा, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप, एनपीपी बोलते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये सब जानते हैं भाई। ठीक, तो कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 6 है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उत्तराखंड का माणा गांव अब तक भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब इसे भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। तो वहां पर भी जब पर्यटक जाते थे तो लिखा होता था भारत का अंतिम गांव। अब उन्होंने कहा कि भाई भारत का पहला गांव बोलो, अच्छा नहीं लगता भारत का अंतिम गांव, तो उसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया, माणा गांव को। कश्मीर के सदीवारा में प्लास्टिक 2 सोना लो योजना प्रारंभ की गई। इंपोर्टेंट है भाई, कश्मीर के सदीवारा में कौन सी योजना शुरू की गई? प्लास्टिक 2 सोना लो योजना प्रारंभ की गई। जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल बनाया गया है। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल कहां पर बनाया गया है? रेल पुल केबल आधारित, मेन जो है वो जो केबल वगैरह खिंची होती है ना, वो बड़ी बड़ी से तार से दिखते हैं जो, उन पर आधारित केबल आधारित रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत जनसंख्या में सबसे ज्यादा नंबर 1 बन गया है कि भाई भारत की जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ऐसा किसने घोषित किया? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को नंबर 1 जनसंख्या वाला देश घोषित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को चुना गया। इसका आयोजन मणिपुर में हुआ, मणिपुर में आयोजित हुआ था ये फेमिना मिस इंडिया, तब तक मणिपुर शांत था जब हुआ था। फेमिना मिस इंडिया 2023 राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को चुना गया। इसका आयोजन कहां हुआ? मणिपुर में हुआ। ठीक है भाई। हाल ही में राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो गज उत्सव 2023 कहां हुआ? काजीरंगा असम में। किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति ने। हाल ही में राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ओडिशा राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। स्टार लगा लीजिए भाई, गंधमर्दन हिल स्टेस रेंज को आने वाले 2023-24 में कुछ टेस्ट में यह पूछा ही जाएगा कि गंधमर्दन हिल कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है,
देखिए अगर मैं डिटेल में लेकर चलता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि इनको ही बारे में ही बस सीधा सीधा सवाल मिले। हाल ही में नासा ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को लॉन्च किया। किसने? टेम्पो को? नासा ने। किस लिए? वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए। अब टेम्पो क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन की ट्रोपोस्फियर में कितने पॉल्यूशन का या पॉल्यूटेंट का एमिशन हो रहा है, ये मॉनिटर करने के लिए टेम्पो का। हाल ही में ईएसए ने, ईएसए मतलब यहां नासा तो सभी जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यहां देखना ईएसए यानी यूरोपियन, ईएसए में थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। हाल ही में ईएसए ने बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए जूस मिशन, तो जूस मिशन बृहस्पति, जूस मिशन बृहस्पति, और वायु प्रदूषण की स्थिति टेम्पो, वायु प्रदूषण की स्थिति टेम्पो किसने? नासा ने। जूस मिशन किसका? ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है भाई, और देखते हैं भाई। टाइगर जनगणना 2022 के अनुसार भारत में 3167 बाघ या टाइगर है। भारत में 3167 बाघ बताए गए 2022 के अनुसार भारत में बाघ या टाइगर की संख्या। गुरु घासीदास अभ्यारण्य भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स, इसके बारे में मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं सब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया। अब बिग कैट्स किसी को बोलते हैं? ये बिग कैट्स कौन है? ये भैया ये जो हमारे चीता वगैरह होते हैं ये इसी में तो आते हैं, कैट की श्रेणी में ही तो आते हैं। तो हमारे जो टाइगर वगैरह इन्हें बिग कैट्स कहा जाता है, इसमें टाइगर है, आपका तेंदुआ वगैरह सब आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। यह गठबंधन शेर, बाघ, तेंदुआ आदि के संरक्षण से संबंधित है। इनको ही तो मैंने कहा, इन्हीं को बिग कैट्स बोल रहे हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ के संरक्षण से संबंधित बिग कैट्स अलायंस क्या घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में, कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर काम किया जाए। अब देखिए थोड़े से महत्वपूर्ण दिवस और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ जी, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, महत्वपूर्ण है, नया है इसलिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस, क्योंकि कंप्यूटर भी है तो ये स्पेशल बन सकता है, डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को। 16 जनवरी स्टार्टअप, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 28 जनवरी डाटा गोपनीयता दिवस। ठीक, यहां पर भी देख लेते हैं। 21 मार्च अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, ठीक, इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, 2023 की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 2023 की थीम एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ब्लर हो रहा होगा यहां पर। 22 मार्च विश्व जल दिवस हो गया। इसके बाद 30 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट नया है इसलिए जरूर याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को घोषित किया गया है। एक और देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 17 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। भाई तो भाई जियो, हमने आपके सामने ये जो सब पेश किया जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 की करंट अफेयर। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने मंथ वाइज भी आपको दे चुका हूं इसमें, और यहां पर मैंने मिक्स किया है। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि आप मंथ वाइज भी जरूर देखें। तो आज की क्लास बहुत पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो बात ना करते हुए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।